नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों की श्रृंखला में अज्ञे के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 और इनका जो देहांत का समय है वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी है। इन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में आते हैं। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, तो इसीलिए अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो स्वयं अज्ञे जी ने कहा है। यहाँ पर जो 4 सप्तक थे उसमें से जो प्रथम था वो तार सप्तक था। दूसरी जो पत्रिका थी उसका नाम दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। लेकिन पहले का नाम प्रथम नहीं था बल्कि क्या था? तार सप्तक था। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर अज्ञे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते। वो ये मानते हैं कि ये जो काव्य का नया रूप सामने आया है, जो काव्य आंदोलन है, वो प्रयोगवाद नाम देना उचित नहीं है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। नए प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, यानी उद्देश्य नहीं है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो यहाँ पर ये इस बात का विरोध करते हैं कि जिस नए रूप में काव्य को इस युग के कवि लेकर आए वो प्रयोगवाद है, या इनको प्रयोगवादी कहा जाए। तो इस बात को ये स्वयं कहते हैं कि इतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना, यानी ये किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं मानते। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, कवि दूसरे को बताना चाहता है। दूसरे, वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है, यानी एक साधन मात्र है। जो हम नए प्रयोग कर रहे हैं काव्य में, वो अपने भावों को संप्रेषित करने का साधन मात्र है। ऐसा कौन कहते हैं? अज्ञे जी कहते हैं। ये दोनों ही अज्ञे के स्वयं के कथन हैं, तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें, कई बार ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें कि अज्ञे के संदर्भ में विद्वानों के क्या कथन है। यहाँ पर सबसे पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो वो मानते हैं कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। यानी अज्ञे का जो लेख है उसमें सब, यहाँ गहरी चेतना है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी जो चेतना है वो कहाँ मिलती है? अज्ञे के कृतित्व यानी उनके द्वारा किए गए लेखन कार्य में मिलती है। बच्चन सिंह कहते हैं कि वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञे के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। ये कौन मानते हैं? बच्चन सिंह मानते हैं। विजय देव नारायण शाही प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाल ली है। यानी अनुभवों को कहाँ ले गए? वो दर्शन की ओर ले गए, जबकि अज्ञे उसी दर्शन को कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? अनुभवों की ओर लेकर आ रहे हैं। प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं, और अज्ञे उनके बाद प्रयोगवाद के कवि हैं।
इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अज्ञे जी के कविता संग्रह कौन कौन से हैं, जिनमें अनेकों कविताएं संकलित की गई हैं। वैसे इनका विविध विधाओं पर लेखनी इन्होंने चलाई है, लेकिन क्योंकि यहाँ कवि के रूप में हम अज्ञे को जान रहे हैं तो मैंने केवल यहाँ पर काव्य रचनाओं को संकलित किया है। यहाँ पर सबसे पहले हैं भग्नदूत 1933 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन हुआ। चिंता का समय काल 1942, इत्यल्म 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभाव में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा ये भी इसी समय काल में है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे ये 1970 ईस्वी, नदी की बांक पर छाया ये 1981 ईस्वी में लिखा गया। प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स ये अंग्रेजी भाषा में उन्होंने संकलित किया, कब? 1946 में। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात आप ध्यान में रखें कि मैंने अज्ञे का जो साहित्यिक परिचय है उसमें उनकी सभी रचनाओं के बारे में बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उनके जीवन, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से मैंने बता रखा है। यहाँ पर जो इनकी रचना है, जनपथ, राजपथ, केले का पेड़ और आज़ादी के 20 वर्ष, ये इनकी काफ़ी चर्चित कविताएं रही है। कितनी नावों में कितनी बार, इस काव्य कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मुक्ति बोध ने अज्ञे को बुर्जवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविता का नाम क्या है? नए कवि के प्रति। ये किसकी लिखी कविता है? अज्ञे की कविता है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित जो कवियों की पद यात्रा थी, उसका नेतृत्व भी अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे का काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, क्रमशः 3 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग है अंतः सलील, दूसरा है चंद्रकांत शीला और तीसरा है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा की अगर बात करें तो ये एक लंबी कविता है और इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन, यानी अहंकार का त्याग करना। असाध्य वीणा ये चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। इनकी कविता सांप छोटी है, लेकिन इस कविता में नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग्य किया गया है। जापानी काव्य शैली पर अज्ञे ने कविता लिखी, एक चीड़ का खाका, जिसे जापानी भाषा में क्या कहा है? हाइकू शैली में इसको लिखा है। जापानी भाषा की हाइकू जो शैली है उसमें इसको लिखा गया है। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है, पहला विश्वप्रिया और दूसरा एकायन। इसका विषय प्रेम है। इत्यल्म को 4 भागों में इन्होंने बांटा है, बंदी स्वपन, ये हारित, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा। बावरा अहेरी जो इनकी रचना है उसमें अहेरी से तात्पर्य प्रकाश है। इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। इस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। पाश्चात्य कवि इलियट और एज़रा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह के अच्छे संबंध थे। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे है पहली विशेषता व्यक्तिनिष्ठता। अज्ञे की कविताओं में व्यक्ति के अपने अनुभव और संवेदनाओं को प्रमुखता दी गई है। दूसरा प्रयोगशीलता, प्रयोग कहाँ कहाँ हुए हैं? भाषा में, बिंब, प्रतीक और शिल्प में इन्होंने नए प्रयोग किए हैं। क्षणवाद को ये महत्व देते हैं, ये मानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर उसके महत्व को स्वीकार किया जाए। ऐसा ही इन्होंने अपने काव्य में भी दर्शाया है। आधुनिक बोध की अगर बात करें तो परिवर्तित सामाजिक और जीवन मूल्यों के अनुरूप अभिव्यक्ति में आधुनिकता इनके काव्य में झलकती है। प्रणयानुभूति, प्रेम की विभिन्न भावनाओं, वेदना, छटपटाहट को गहराई से व्यक्त इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। प्रकृति सौंदर्य की बात करें तो देखिए ये प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं, इसीलिए प्रकृति के मनोहारी दृश्यों और सौंदर्य का विशद यानी व्यापक चित्रण इनके काव्य में मिलता है। जिजीविषा, जीवित रहने की तीव्र इच्छा और संघर्ष को कविताओं में मार्मिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जिजीविषा से अभिप्राय क्या है? जीवित रहने की इच्छा। क्रांति की भावना,
सामाजिक असमानता और विषमता के प्रति आक्रोश और क्रांति का आह्वान इनके काव्य में देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता की अगर बात करें तो आत्मा और परमात्मा के संबंध जैसे दार्शनिक और रहस्यवादी विषयों पर भी इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। भाषा शैली में इन्होंने तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी से प्रभावित शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा को परिष्कृत और सशक्त भी बनाया है। मुक्त छंद में रचित इनके काव्य को देखा जा सकता है, यानी मुक्त छंद को इन्होंने अपनाया है और उसमें इनको सफलता भी मिली है। देखिए, इससे पहले जो छायावाद का समय काल था तभी मुक्त छंद प्रारंभ हो गया था, लेकिन आगे के समय काल तक आते आते काव्य में छंद का होना कोई इतना आवश्यक नहीं रह गया था जितना कि द्विवेदी युग में था। तो यहाँ पर इन्होंने छंद मुक्त काव्य की रचना की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे के बारे में ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।